Good evening, everybody. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. So first of all, let me know that am I completely audible to you? Yes, sir. Am I clearly audible? Yes, sir. You Yes, sir. और वीडियो भी क्लियर है? Yes, sir. चलिए, that's good. First of all, I was very enthusiastic to meet you all this evening, and I'm so glad कि आप सभी लोगों ने टाइम से ज्वाइन कर लिया. Students, before we actually start with today's session, थोड़ा सा एक brief introduction मैं आपको देना चाहूंगा. आप में से काफी लोगों को मेरा नाम already मालूम होगा. My name is Ankur Goyal, and I have been teaching chemistry since last 23 years. 23 बैचेस मेरे अंडर से ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं और आप लोगों का 24th बैच है जो मैं इस साल पढ़ाऊंगा. एनीवेज, आप लोगों के नाम मुझे ऑलरेडी मालूम है. मैं धीरे धीरे रिकॉग्नाइज कर जाऊंगा आप लोगों को फेसेस से भी, तो मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के नाम पूछने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. बट एक चीज मुझे बताइए, आप सब लोग जस्ट हैंड रेज कर दीजिएगा, मुझे नजर आ जाएगा कि आप में से किस किस के स्कूल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. ओके, आस्था, कृपा, खुशी, साहिल, सौम्या. आस्था, आप कौन से स्कूल में हैं? सर डीएवी दयानंद विहार. ओके, डीएवी दयानंद विहार स्टार्ट हो चुका है. और डीएलएफ के भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे. आई सपोज डीएलएफ भी स्टार्ट हो चुका. अभिराज, डीएलएफ स्टार्ट हो गए ना? यस सर, एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं. ओके, दैट मींस आपका फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला होगा. सर फर्स्ट नहीं करवाया है, सेकंड करवा रहे हैं. ओके, दे स्टार्टेड द सेकंड चैप्टर. आस्था, आपके स्कूल में? सर अभी केमिस्ट्री की क्लास हुई थी तो वो लोग मोल कॉन्सेप्ट करवा रहे थे. ठीक है. और कृपा, आप कौन से स्कूल में हैं? सर लवली पब्लिक स्कूल. ओके, लवली पब्लिक स्कूल. आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है राइट नाउ? सर फर्स्ट ही चल रहा है अभी. ओके ओके ओके, ठीक है. यहाँ पे काफी लोग हैं जिनके स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं. अर्पित ज्योति आनंद, आप कौन से स्कूल में? अर्पित सर ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल. आपके स्कूल में भी चैप्टर 1 चल रहा है? यस सर. चलिए, ठीक है. आप सब लोग अपने हैंड्स लोअर कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन. बट बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट विद टुडेज सेशन, थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन इस बारे में आपको दे दूं कि आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं. देखिए, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. लेकिन जिन लोगों के स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास प्रोबेबली अभी एनसीईआरटीज भी अवेलेबल नहीं होंगी, मैं उन्हें थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि क्लास 11th में केमिस्ट्री के 2 पार्ट्स हैं बेसिकली आपको एनसीईआरटी के, एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2. और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वैसे तो जो केमिस्ट्री होती है ना, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. लेकिन आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, यानी कि क्लास 11th और 12th में, आपको केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस से इंट्रोड्यूस करवाया जाए. देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी, which are the organic chemistry, the inorganic chemistry and the physical chemistry. And I suppose, I hope कि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो डेफिनेटली सबको मालूम होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, किस ब्रांच को कहते हैं. ठीक है. प्रोबेबली यू ऑल माइट बी नोइंग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें वी डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. हम कार्बन के कंपाउंड से डील करते हैं. ये सबको मालूम था ना? ओके. यस सर. ओके, आप मुझे बता सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? कैन एनीबॉडी टेल? हैंड रेज करिए. किसी को आइडिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी ब्रांच होती है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? किसी को भी आइडिया नहीं? नोबडी. ओके, लेट मी टेल यू. देखिए, मैंने आपको बताया कि में हम केमिस्ट्री, जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बट पीरियोडिक टेबल में बिसाइड्स कार्बन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन सिंपल टर्म्स आप कह सकते हैं इज द स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें आप पीरियोडिक टेबल के बाकी सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे लेकिन कार्बन के बारे में नहीं पढ़ोगे. कार्बन की एक सेपरेट ब्रांच है. आपने कार्बन के बारे में पढ़ा होगा कि कार्बन की 2 ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं. देयर आर 2 सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन जिसकी वजह से कार्बन अकेले इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है जितने पीरियोडिक टेबल के बाकी सारे एलिमेंट्स मिलकर भी नहीं बना सकते. दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. आप एक बार फिर से सुनिए मैंने क्या बोला. पीरियोडिक टेबल के बाकी सारे एलिमेंट्स मिलकर भी उतने कंपाउंड्स नहीं बना सकते जितना अकेला कार्बन बना सकता है.
और ये कार्बन की दो प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। एक उसकी टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन ये में एबिलिटी है कि कार्बन खुद ही के साथ अपने ही साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकता है। और दूसरी एबिलिटी कार्बन में होती है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो कार्बन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स नोन होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने सिर्फ कार्बन एज एन एलिमेंट की एक अलग ब्रांच बना दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आती है बात फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का आइडिया है आप में से किसी को कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? एनीबॉडी, अगर किसी को आइडिया है तो हैंड रेज करिए। नोबडी। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री इज बेसिकली, हाँ अग्रिम आप बताइए, अग्रिम आपने हैंड रेज करा। सर शायद से इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं मेरे ख्याल से, गेस। अग्रिम, इक्विलिब्रियम डेफिनेटली बिलोंग्स टू फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन इक्विलिब्रियम इज जस्ट अ चैप्टर दैट इज प्रेजेंट इन फिजिकल केमिस्ट्री। बेसिकली इन सिंपल टर्म्स, फिजिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जिसमें हम फिजिक्स की टेक्निक्स, फिजिक्स की थ्योरीज अप्लाई करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए। केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जिनमें हमें स्ट्रक्चरल स्टडीज करनी होती हैं, और उन स्ट्रक्चरल स्टडीज को समझने के लिए हमें फिजिक्स की कुछ थ्योरीज अप्लाई करनी पड़ती हैं, फिजिक्स की कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। सो बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप इन वेरी सिंपल टर्म्स एक सिंपल सा पैटर्न याद रखिए। आपके सिलेबस में ऐसे जितने भी चैप्टर्स आएंगे ना, जिन भी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स होंगे, जिन भी चैप्टर्स में डेरिवेशंस होंगी, या किसी चीज की स्ट्रक्चरल स्टडी होगी, मतलब एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जिसमें होगा, स्पेशली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर, वो सब फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर होंगे, ठीक है। आपको क्लास 11th में एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट पार्ट, उसमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि इवन इन टुडेज सेशन द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, द फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। इसमें डेफिनेटली हम बहुत सारी थ्योरी भी पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। और क्या आपको मालूम है कि ये चैप्टर 1 क्यों रखा गया? व्हाई दिस इज प्लेस्ड एज चैप्टर नंबर 1? इसे हम किसी 5th नंबर पे या 4th नंबर पे या सेकंड पार्ट में भी रख सकते थे, लेकिन हमने फर्स्ट चैप्टर ही क्यों बनाया इसे? सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट, सम बेसिक कांसेप्ट्स। दिस चैप्टर फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ ऑल द फोर्थकमिंग चैप्टर्स। ये चैप्टर आगे आने वाली सारी चैप्टर्स में आपको हेल्प करेगा। इस चैप्टर में कुछ ऐसे बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे जो आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में एप्लीकेबल होंगे, अप्लाई करने। तो इसे हम डेफिनेटली बाद में नहीं पढ़ सकते, वी हैव टू स्टडी दिस इनिशियली। हम सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर केमिस्ट्री की एक बैकबोन है, ये याद रखिए। एंड फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे से डेफिनेटली आपके जेई में, आईआईटी जेई और एज वेल एज नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं। So let us finally start with this chapter, some basic concepts of chemistry. मैं आपको चैप्टर समझाने के साथ साथ नोट्स भी डिक्टेट करता जाऊंगा। That's why मैंने आपको बोला था you have to be ready with your register as well as pen. और हमें एनसीईआरटी की जरूरत तो सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए पड़ेगी। आपको साथ साथ में एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी एट प्रेजेंट बंद करके रख सकते हैं, बट अपना रजिस्टर जरूर ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए। जिनके स्कूल से स्टार्ट नहीं हुए हैं उन्हें मैं बता दूं कि पहला चैप्टर है some basic concepts of chemistry. Some basic concepts of chemistry. This is the first chapter that we are going to start today. और वैसे तो इस चैप्टर में देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट इस पूरे चैप्टर को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। This whole chapter can be divided into 7 categories. इसमें 7 ऐसे मेन टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। मैं आपको वो 7 टॉपिक्स भी बता देता हूं, बट वो अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ लिखना नहीं है, मैं अपने आप बता दूंगा जब लिखना होगा। पहले आप देखिए इस पूरे चैप्टर में we will study 7 मेन टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक जो हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। आफ्टर मोल कॉन्सेप्ट जो सेकंड टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट इज स्टोइचियोमेट्री।
अब ये जो टर्म है ना स्टोइशियोमेट्री, इसको एक दूसरे तरीके से भी प्रोनाउंस करा जा सकता है. यू कैन इवन प्रोनाउंस इट एज स्टोइकियोमेट्री. स्टोइकियोमेट्री एज वेल एज स्टोइशियोमेट्री, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसके लिए सही है. मैं इसे स्टोइशियोमेट्री बोला करूंगा, आप इसे स्टोइकियोमेट्री भी बोल सकते हैं. आपके स्कूल में हो सकता है स्टोइकियोमेट्री बोला जाए. फिर उसके बाद आफ्टर दिस स्टोइकियोमेट्री, द थर्ड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तीसरे नंबर पे आपको ये पढ़ाया जाएगा. आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट आपको फोर्थ प्लेस पे पढ़ाया जाएगा कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज. एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज. फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन. मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हम वो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल स्टडी सम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का. एंड फाइनली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वुड बी सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. So these are the 7 main topics that we are going to start study in this chapter. Mole concept, stoichiometry, limiting reagent, empirical and molecular formulas, methods of expressing concentration, laws of chemical combination and the significant figures. ठीक है. जिन लोगों के स्कूल में ये चैप्टर चल रहा है या जिनके स्कूल में हो चुका है वो प्रोबेबली जानते होंगे, इन टॉपिक्स के नाम सभी लोगों ने सुने होंगे. At present today, आज के सेशन में we are starting with the mole concept and आई होप मोल कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों के लिए नया टॉपिक नहीं है. आपने डेफिनेटली प्रीवियस क्लासेस में 9th में या 10th में इसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द मोल कॉन्सेप्ट. सबसे पहली हेडिंग आप डाल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट हेडिंग डालिए. वी आर स्टार्टिंग विद दिस. देखिए मोल का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. मोल कॉन्सेप्ट आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप इसके न्यूमेरिकल्स के बेस के पे करेंगे उतनी ज्यादा आपको ये अच्छी तरह क्लियर होती चली जाएगी. ये केमिस्ट्री ये वाला जो ब्रांच है. क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्या मालूम? कैन एनीबॉडी टेल मी? क्योंकि आपने डेफिनेटली प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में. बताइए, हैंड रेज करिएगा. जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा यू हैव टू जस्ट रेज योर हैंड. किसी को भी आइडिया है मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है, कहां पे एप्लीकेबल होती है? 1 मोल किस चीज को बोलते हैं? आई एम जस्ट वेटिंग कि कोई हैंड रेज करेगा क्योंकि आप सभी लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पहले कभी ना कभी तो पढ़ा होगा. अभिनव राजपूत. Mole is a unit used by chemists. Mole is a unit used by chemists, and for what purpose it is being used? कुछ आइडिया अभिनव? नहीं. ओके, कोई बात नहीं. नहीं मालूम तो मनन आप बता सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्या मालूम है? It is used in medicines and pharmacy. चलिए, जिनके स्कूल में ये चैप्टर चल रहा है, हाँ चलिए एक हैंड रेज हुआ. सोनम आप बताइए. सर ये यूज किया जाता है एटम और मॉलिक्यूल्स को मतलब फाइंड आउट करने के लिए. जैसे एग्जांपल में पेयर होता है वैसे ही यूज किया जाता है मोल कॉन्सेप्ट को भी. ओके गुड. देखिए मैं आपको बताता हूँ. मोल इज बेसिकली अ मेजरमेंट क्वांटिटी. एक मेजरमेंट क्वांटिटी है जो रेयरली, इनफैक्ट रेयरली क्या, हम अपनी डेली लाइफ में कभी यूज नहीं करते. देखिए आप अपनी डेली लाइफ में मेजरमेंट क्वांटिटीज यूज करते हैं. जैसे डजन. डजन का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को मालूम है कि 1 डजन ऑफ एनीथिंग कंटेन 12 आइटम्स. किसी भी चीज के एक डजन में 12 आइटम्स. 1 डजन ऑफ एनीथिंग कंटेन 12 आइटम्स. सिमिलरली 1 स्कोर मालूम है आप लोगों को? डज एनीबॉडी नो द मीनिंग ऑफ स्कोर? अखिला?
Sir, 20. हाँ, one score contain 20 items. ये बहुत रेयरली यूज्ड यूनिट होती है, तो प्रोबेबली हो सकता है आप में से कुछ ना मालूम हो इसके बारे में, तो याद रखिएगा, जस्ट लाइक 1 dozen contain 12 items, 1 score contain 20 items. Similarly, 1 mole contain 6.022 into 10 to the power 23 particles. This is just a measurement unit. बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे आप डजन का कॉन्सेप्ट यूज करते हो. आप सभी लोगों को मालूम है कि एक डजन में 12 आइटम्स होती हैं, ठीक है, एक स्कोर में 20 आइटम्स होती हैं. बिल्कुल वैसे ही एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होती हैं. बट एज यू कैन सी, आप देखिए 10 की पावर 23, दिस इज सच अ लार्ज नंबर. इतना बड़ा नंबर है ये कि इसे डेफिनेटली हम अपनी डेली लाइफ में चीजों को मेजर करने के लिए यूज नहीं करते. वी नेवर यूज दिस कॉन्सेप्ट इन आवर डेली लाइफ. ये कॉन्सेप्ट सिर्फ केमिकल स्टडीज के लिए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है. बट ये कॉन्सेप्ट डेली लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होता. एंड आप सभी लोगों ने लोअर क्लासेस में ये भी पढ़ा होगा कि 1 मोल की ये जो वैल्यू होती है 6.022 into 10 to the power 23, दिस इज आल्सो नोन एज द एवोगैड्रो नंबर. इसे एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है. Based upon the name of that scientist, जिसने ये वैल्यू इंट्रोड्यूस करी थी, एवोगैड्रो was the name of that scientist. So 1 mole, याद रखिएगा, always contains 6.022 into 10 to the power 23 particles. ठीक है. और मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे क्लास 11th में, वो सब बहुत ही सिंपल से यूनिटरी मेथड बेस्ड न्यूमेरिकल्स. दे वुड बी बेस्ड अपॉन द यूनिटरी मेथड. जस्ट इमेजिन कीजिए कि 1 डजन कंटेन 12 आइटम्स. अब आप लोगों को डजन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह कैलकुलेट करना आता है. मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि 1 डजन ऑफ बनानास कॉस्ट 24 रुपीज. एक डजन बनानास 24 रुपीज के हैं, तो एक सिंगल बनाना कितने का होगा? 2 rupees. 2 रुपीज. दैट्स इट. आपने कैलकुलेट कर लिया ना. बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट आपको मोल में अप्लाई करना है. मोल में भी आपको ऐसा ही कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करना होगा. बट द थिंग इज दैट कि ये क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी है, शायद आप ओरली कैलकुलेट ना कर पाए, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, बट होगा सारा यूनिटरी मेथड कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब देखिए मोल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये याद रखना, इट इज क्वाइट सिंपल. आप सब लोग इस वैल्यू को याद रख सकते हैं. आपको याद ही होगी कि 1 मोल एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग, ज्यादातर स्टूडेंट्स किस चीज में कंफ्यूज होते हैं वो ध्यान से सुनिए. ज्यादातर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को इस चीज का होता है कि आपको ये तो पता चल गया कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, बट ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स कब लेने हैं और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कब लेने हैं. ठीक है, when to take it as an atoms and when to consider this quantity as molecules. ज्यादातर स्टूडेंट्स को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है. वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स लेके कैलकुलेट करना है या एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके कैलकुलेट करना है. तो आज मैं आपको सबसे पहले ये सिखाऊंगा कि हमें एवोगैड्रो नंबर को 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स को एटम्स के बराबर कब इक्वेट करना होता है और मॉलिक्यूल्स के बराबर कब इक्वेट करना होता है. पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस करें. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. देखिए 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, बट इतने पार्टिकल्स को एटम्स लेना है या मॉलिक्यूल्स लेना है, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट कि आपसे 1 मोल किस चीज का पूछा गया है. आपसे 1 मोल किसी एलिमेंटल, किसी एटॉमिक फॉर्म का पूछा गया है या किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म का पूछा गया है. देखिए टेल मी वन थिंग, आप सब लोगों को पता है कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटालॉइड्स भी होते हैं. एंड आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, जैसे सोडियम. सोडियम बताइए एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में? Atomic. सोडियम ऑलवेज एग्जिस्ट एज एन एटॉमिक फॉर्म. मान लीजिए मैं यहाँ पे सोडियम लिखता हूं, तो ये सोडियम का एक एटम लिखा है मैंने, ये मॉलिक्यूल नहीं लिखा. दिस इज एन एटम ऑफ सोडियम. बट मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेचर में डाई एटॉमिक एग्जिस्ट करती है. ऑक्सीजन ऑलवेज एग्जिस्ट एज O2, जैसे हम प्रॉपर्ली डाई ऑक्सीजन भी बोलते हैं.
तो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ O लिखता हूं तो ये एक एटम है, लेकिन अगर मैं O2 लिखता हूं तो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। सिमिलरली F is an atom but F2 is a molecule. तो बेसिकली 1 मोल को एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर लेना है या एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर लेना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप किसी एटॉमिक एलिमेंट की बात कर रहे हो या आप किसी मॉलिक्यूलर एलिमेंट की बात कर रहे हो। देखिए मैं आपको लिखकर बताता हूं ये चीज, देखिएगा ध्यान से, पहले देखिए बाद में नोट करिएगा। 1 मोल of any element in its atomic form, 1 mole of any element in its atomic form always contain 6.022 into 10 to the power 23 atoms of that element. And this is also equal to, ठीक है, this value is also equal to the gram atomic mass of that element. ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है एटॉमिक मास इन ग्राम्स, ठीक है। एटॉमिक मास को जब ग्राम्स में एक्सप्रेस करा जाता है तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। देखिए अगर आप 1 मोल किसी भी ऐसे एलिमेंट का कंसिडर कर रहे हैं जो अपनी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल बताइए 1 मोल ऑफ सोडियम, मैंने अभी आपको बताया सोडियम एक मॉलिक्यूल नहीं होता, सोडियम एक एटम होता है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 मोल ऑफ सोडियम, तो दिस वुड बी इक्वेटेड टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स या एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? नंबर ऑफ atoms 6.022 into 10 to the power 23 atoms of sodium, and इतने एटम्स का जो कलेक्टिव मास होगा, द कलेक्टिव मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, दैट वुड बी द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और ग्राम एटॉमिक मास में उसी 23 को हम ग्राम्स में रेफर करते हैं। सो 23 ग्राम सोडियम के एक एटम का मास नहीं है, 23 ग्राम इज अ कलेक्टिव मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। आपको सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं। आप सब लोगों को मालूम है कि मोलर मास किसे कहते हैं? सब लोगों ने ये टर्म सुनी है, मोलर मास? सबने सुनी है? यस। मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड मोलर मास। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये जो मोलर मास होता है ये फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है। मोलर मास कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, the atomic mass and the molecular mass. देखो मॉलिक्यूलर मास भी एक तरह का मोलर मास ही है और एटॉमिक मास भी एक तरह का मोलर मास है, लेकिन बस द ओनली थिंग इज दैट कि कोई सब्सटेंस अपनी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके एटॉमिक मास को, जैसे फॉर एग्जांपल 1 Ca, ये मैंने 1 मोल ऑफ Ca लिखा हुआ है ना, दिस इज 1 मोल ऑफ Ca, लेकिन ये Ca अपनी एटॉमिक फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है? एटॉमिक फॉर्म। एटॉमिक। तो इसके एटॉमिक मास को हम मोलर मास कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये 1 मोल का एटॉमिक मास है, एक एटम का मोलर मास है, आप कह सकते हो एक एटम का मोलर मास। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 1 O2, तो O2 इज अ मॉलिक्यूल, तो इसके मॉलिक्यूलर मास को हम बोलेंगे 1 मोल का मोलर मास, 1 मोल ऑफ O2 का मोलर मास। ये भी मोलर मास है, इसका मोलर मास है 32 ग्राम और इसका मोलर मास है 40 ग्राम, ठीक है। ये भी मोलर मास है, ये भी मोलर मास है, लेकिन ये 1 मोल ऑफ एटम का मोलर मास है और ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मोलर मास है, ठीक है। मोलर मास 2 टाइप्स के होते हैं, एटॉमिक मास एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास। कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट अगर अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे 1 मॉलिक्यूल का मोलर मास कंसीडर करते हैं, और कोई एलिमेंट अगर अपनी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे एक एटम का मोलर मास कंसीडर करते हैं। दिस इज अ मोलर मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम एंड दिस इज अ मोलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ फूड, ठीक है। तो मोलर मास, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये याद रखिएगा कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों ही मोलर मास की ही सब कैटेगरीज हैं। मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास। अब वो 1 मोल मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकता है और वो 1 मोल एटम की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये याद रखिए। तो मैं आपको वही कॉन्सेप्ट बता रहा था यहाँ पे कि ये 1 मोल एटम है, तो इसका एटॉमिक मास हमने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास लिया। अब एक और चीज देखिए, ध्यान से देखते जाइएगा। 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स एटॉमिक फॉर्म कंटेन दिस मच एटम्स, लेकिन अगर होता 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म, अगर कोई एलिमेंट अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, तो दिस वुड बी इक्वेटेड टू 6.022 into 10⁻23 molecules of that particular element, and this would be now equated to gram molecular mass. ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम GMM से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं इसका भी आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। 1 मोल ऑफ Cl2, अब आपको पता है क्लोरीन एक हैलोजन होता है, और जितने भी हैलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सब डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो मोनोएटॉमिक एग्जिस्ट नहीं करते, दे ऑल एग्जिस्ट इन द डायएटॉमिक फॉर्म, सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन को हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर लें या मॉलिक्यूल्स के बराबर लें? मॉलिक्यूल्स 6.022 into 10⁻23 molecules of chlorine, molecules of chlorine, and this would be equal to, देखिए एक क्लोरीन का एटॉमिक मास, इन केस यू डोंट नो, एक क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, ठीक है। तो बताइए अगर एक क्लोरीन 35.5 है तो Cl2 क्या हो जाएगा? 71 ग्राम, ठीक है। एक क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो हो गया 35.5 into 2, दैट इज 71 ग्राम, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जब भी कोई एटम दे रखा हो, अगर हमें कंसिडरेशन में एक एटम दे रखा है 1 मोल, तो हम उसे एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर इक्वेट करेंगे। और कोई ऐसा एलिमेंट दे रखा है जो एग्जिस्ट ही अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में करता है, तो हम उसके 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे। ये क्लियर है? बताइए यहां तक कोई डाउट है किसी के माइंड में? कोई क्वेश्चन? नो, ओके। तो ये नोट करा आपने, इसे नोट करिए सब लोग सबसे पहले। सिमिलरली आपने नोट करा, देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इफ यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, तो मैं एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, बताइए 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ व्हाट? एवोगैड्रो नंबर क्या लेंगे हम, एटम्स या मॉलिक्यूल्स? डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स, बिकॉज़ वाटर इज नॉट एन एटम, वाटर बाय इटसेल्फ इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको पता है वाटर तो मॉलिक्यूल ही होता है, तो 1 मोल ऑफ वाटर जब भी हमसे बोला जाएगा तो हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर इक्वेट करेंगे, सही है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 मोल ऑफ
dinitrogen. So that would be Also, molecular. molecule. again Avogadro number of molecules because dinitrogen is N2. लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग. जब थियोरेटिकली लिखा हुआ आता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि नाइट्रोजन लिखा हुआ है, इसे N लेना है या N2 लेना है. तो आपको N लेना है, N, क्योंकि नाइट्रोजन लिखा हुआ है. अगर N2 होता तो डाइनाइट्रोजन बोला जाता ना, ठीक है. इसी तरह से O2 को डाइऑक्सीजन बोला जाएगा, सही है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, जब भी आपसे डाइनाइट्रोजन डाइऑक्सीजन इस तरह से स्पेसिफाई करा जाए तो वो समझ जाएंगे आपकी मॉलिक्यूल की बात हो रही है, फिर हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर इक्वेट करेंगे. ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है. सो अब देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कि 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, एनी एलिमेंट इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म कंटेन दीज मच मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास. लेकिन 1 मोल को एक चीज के और इक्वेट करा जा सकता है. 1 मोल कैन आल्सो बी इक्वेटेड टू 1 मोर थिंग. देखते हैं 1 मोल और किस चीज के बराबर होता है. आपको पता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो नेचर में अपनी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. देयर आर मेनी नॉन मेटल्स व्हिच एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म. से ऑक्सीजन ही ले लो, ऑक्सीजन नेचर में गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो उसके लिए हम कहेंगे 1 मोल ऑफ any element in its molecular gaseous form is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. This is also equal to gram molecular mass, and this is also equal to 22.4 liters of that gas at STP. 22.4 liter. 1 mole of any molecule in its gaseous form it always contain 22.4 liters of that gas at STP. For example, 1 mole O2 contains 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of O2. इतने molecules का collective mass 32 ग्राम होगा, because that is the molecular mass. And 1 mole of O2 always contain 22.4 liters of O2 at STP. STP stands for standard temperature and pressure. STP is an abbreviation for standard temperature, which is 273 Kelvin, and standard pressure, which is 1 atm, 1 atmosphere. तो ये याद रखिएगा, अगर आपने कोई भी गैस 1 मोल ले रखी है अंडर दीज कंडीशंस, कोई भी गैस है जिसका 1 मोल आपने एनक्लोज करा हुआ है एक कंटेनर के अंदर 273 केल्विन और 1 एटीएम पे, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ दैट गैस. ठीक है, हमेशा, बट प्रोवाइडेड द कंडीशंस आर दिस. अगर आपने 273 केल्विन के अलावा 279 केल्विन कर दिया या समथिंग एल्स, कोई और टेम्परेचर कर दिया, तो उसका 1 मोल 22.4 लीटर कंटेन नहीं करेगा. 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर सिर्फ तब होता है जब एसटीपी की कंडीशंस मेंटेन्ड होती है, जब इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे गैस रखी गई होती है. सही है, ये बात जरूर याद रखिएगा. फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए. 1 मोल ऑफ SO2. अब आप सब लोगों को मालूम है सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस, SO2 is a gas. So can we equate कि 1 mole of SO2 will always be equal to 22.4 liter of SO2 at STP? आप कह सकते हैं कोई सी भी गैस, 1 mole of sulfur dioxide हो, 1 mole of sulfur trioxide हो, 1 mole of ammonia हो, 1 mole of chlorine हो, 1 mole of any gas will always contain 22.4 liter of that gas, provided the gas is maintained under the conditions of standard temperature and pressure.
तो ये भी जरूर याद रखिएगा, जो भी एलिमेंट्स अपनी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनका 1 मोल 22.4 लीटर्स बाय वॉल्यूम कंटेन करता है, प्रोवाइडेड द गैस इज kept at this temperature and pressure 273 Kelvin and 180. तो ये इक्वालिटी भी नोट कर लीजिएगा कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स मॉलिक्यूलर गैसियस फॉर्म ऑलवेज कंटेन 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस। क्लियर है आपको ये? रोहित, डू यू हैव एनी डाउट? यस सर। सर मेरे को पूछना था, आपने जो स्टैंडर्ड प्रेशर लिखा है वो कितना है? एटीएम मतलब? ATM is the unit of pressure, atmosphere, 1 atmosphere. यस। आई होप आप सभी लोगों ने प्रेशर की यूनिट सुनी होगी, एटमॉस्फेयर। देयर आर मेनी मोर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर को बार में भी मेजर करा जा सकता है, प्रेशर को पास्कल में भी मेजर करा जा सकता है, टॉर में भी मेजर करा जा सकता है, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर और बार होती है। सो 1 ATM। आपको पता है जो इस समय नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों पे लग रहा है, आपको पता है कि हमारे ऊपर भी, हमारी बॉडी के ऊपर भी इस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। वी आर ऑल सराउंडेड बाय द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस अराउंड अस, और वो सारी गैसेस हम लोगों पे एक प्रेशर लगाती हैं, एंड दैट प्रेशर इज 1 ATM। सो जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों को लगता है एट द प्लेनर एरियाज सी लेवल पे, वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, और उसी को हम एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड प्रेशर कंसीडर करते हैं। ठीक है? यस सर। सो अब देखिए, लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा इस पे बेस्ड क्या पूछा जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आते हैं एग्जाम में। लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शुरू पे 1-2 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल मैं आपको करवाता हूं, एंड एज यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वी विल ग्रेजुअली इंक्रीज आवर लेवल। हम अपने लेवल को ग्रेजुअली एलिवेट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखिए, calculate the mass of 1 atom of calcium. 1 atom of calcium. Calculate the mass of 1 atom of calcium. सॉल्व करिए इसे और हैंड रेस करिएगा जिसका आंसर आ जाए। Calculate the mass of 1 atom of calcium. किसी को डाउट है तो बताइएगा। यू हैव टू सॉल्व इट। मुझे फ्रैक्शन में आंसर मत बताइएगा, इसे सॉल्व करिएगा फिर बताइए। ओके, अकेला बताइए। अकेला, यू आर नॉट ऑडिबल। अकेला, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद द माइक, यू आर नॉट ऑडिबल। आप चैट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए।
और कोई बताइए। अग्रिम आपने हैंड रेज करा था। सर 1.5055 into 10 की पावर 22 ग्राम। 1.505 into 10 to the power 22। ओके, और सब भी सॉल्व करिए। एनीबडी एल्स, कोई और आंसर बताएगा? बिकॉज 1.5 आई सपोज इज द रॉन्ग आंसर। अकेला अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख कर दीजिए मुझे। अलीशा, व्हाट्स योर आंसर? 6.6 into 10 to the power minus 220. अनुराग? 6.6 into 10 to the power minus 23 ग्राम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डाउट किस किस को है? अभिराज, डाउट है आपको? यस सर। ओके, सो नाउ ये डाउट वाले हैंड रेज हो रहे हैं। अंकित, आपको डाउट है? सर आई गॉट इट 6.64 into 10 की पावर। ओके, आमेश? डाउट है सर। ओके, देखिए दैट वाज क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन। मैंने बहुत ही स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन दिया था। जिसको भी डाउट है ध्यान से देखिए, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। श्रेया, आपको भी डाउट है? Yes, sir. श्रेया, आप मुझे बताइए। लेट्स स्टार्ट विद यू। श्रेया, कैन यू टेल मी 1 mole of calcium contain how many atoms of calcium? 6.022 into 10 raised to the power 23. 6.022 into 10 to the power 23 atoms. And श्रेया, क्या आपको कैल्शियम का एटॉमिक मास मालूम है? Sir, no. कैल्शियम का एटॉमिक, अभिराज आपको मालूम है कैल्शियम का एटॉमिक मास? यस सर। कितना? 40 ग्राम। 40. So can we say कि 1 mole of calcium contain Avogadro number of atoms, और इन Avogadro number of atoms का जो मास होता है that is 40 ग्राम। बिकॉज मैंने आपको बताया किसी भी चीज के एटॉमिक मास में Avogadro number of atoms होते हैं। तो जो 40 ग्राम है वो एक एटम का मास नहीं है। 40 ग्राम इज अ कलेक्टिव मास ऑफ Avogadro number of atoms. So that's what you are supposed to calculate कि अगर इतने एटम्स का मास 40 ग्राम है तो एक एटम का मास कितना होगा। ठीक है, if 6.022 into 10 to the power 23 atoms weigh 40 gram, so it implies one atom will weigh 40 upon Avogadro number. हमें ये सॉल्व करना था। आप बिल्कुल सही आंसर बताया। जिन्होंने बताया 6.6 into 10 to the power minus 23 was the correct answer. So that was quite simple. I hope अब सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बताइए, जिन्होंने भी हैंड रेज करा था। आमेश, क्लियर है? सर मेरे को इसकी कैलकुलेशन में आया था, यहाँ तक तो हो गया था 40 upon 6.022। ओके, तो आपको कैलकुलेशन में डाउट था? हाँ सर, बट 10 to the power 23 सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा। दैट वुड बी 10 to the power minus 23 and the remaining portion we have to solve it. That would be nearly 6.6. बाकी सब लोगों को क्लियर है? मनन, अनुरिमा, अर्नव, अंकित, सबको क्लियर है ना? मनन, आपको क्लियर है? सर यस यस क्लियर है। चलिए, ठीक है। सो एक और बड़ा सिंपल सा इसी टाइप का, इसी लेवल का एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। एक और क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 molecule. Calculate the mass of 1 molecule of sulfur dioxide.
Calculate the mass of one molecule of SO2. और मैं आपको बता दूं कि सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक है, इन केस यू नीड एटॉमिक मासेस, तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सॉल्व करिए इसे। Sir, 2.65 into 10 की power negative 23. ओके, बाकी सब लोग भी बताइए। 10.62 into 10 to the power minus 23. ओके रोहित। Yes, sir. 10.62 Yes, sir. 10 to the power minus 23. सोनम बताइए अपना आंसर। So 1.062 into 10 raised to the power minus 23 grams. 1.062 नहीं आएगा सोनम, दैट शुड बी 10.6। अगर आप 10 की पावर माइनस 23 बोल रहे हैं तो दैट शुड बी 10.6 समथिंग। जस्ट चेक योर आंसर। अकेला। Yes, sir. सो यू वर डिस्कनेक्टेड। मैं आपको एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने क्वेश्चन दिया था, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ SO2। कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ SO2। चलिए, आप वो लोग हैंड रेज करिए जिसको डाउट है इस क्वेश्चन। टेल मी वेरी फ्रैंकली, हेजिटेट मत करा करिए, बताइए किस किस को डाउट है। जस्ट रेज योर हैंड। एनीबडी? ओके, साहिल, कृपा, खुशी, जूही। ओके, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है। कृपा अपना माइक ऑन करिए। Yes, sir. टेल मी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। SO2 का मोलर मास निकाला आपने? What, sir? SO2 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करा? 1 second. 64 grams, sir. 64 ग्राम, एग्जैक्टली। सो अब जरा ध्यान से देखिए, कैन वी से कि 1 मोल ऑफ SO2 contain Avogadro number of what? बताइए कृपा, Avogadro number of atoms or Avogadro number of molecules? Molecules. Will contain 6.022 into 10 to the power 23 molecules। और इतने molecules का मास कितना होगा? Sir, 64 grams. 64 ग्राम। ठीक है, because Avogadro number of molecule always equal to gram molecular mass। तो question was this कि you were supposed to calculate the mass of one molecule of SO2। एक molecule का मास निकालना। ठीक है, अगर इतने molecules का मास 64 है तो एक molecule का मास कितना होगा? यूनिटरी मेथड, if 6.022 into 10 to the power 23 molecules weigh 64 gram, तो it implies
one molecule will weigh 64 upon Avogadro number. So 10 raised to power 23 तो डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, as you can see 10 raised to power 23 तो 10 के बाद -23 बन जाएगा, ठीक है, और 64 divided by 6.022 that would be approximately 10.6. So 10.6 into 10 raised to power -23 ग्राम. बताइए क्लियर है कि नहीं? Okay, sir. Clear. जूही, साहिल, आपको भी क्लियर है? तो किसी भी चीज के एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और उतने पार्टिकल्स को आपको मोलर मास से इक्वेट करना. जैसे SO2 वाज अ मॉलिक्यूल, तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल थे और इतने मॉलिक्यूल्स का मास 64 था. तो अगर इतने मॉलिक्यूल का मास 64 है तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था. सो आई होप सबको क्लियर है, सबने नोट भी कर लिया होगा. देखिए, दीज टू क्वेश्चंस वर द वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे. इनफैक्ट इतने इजी क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे. यू हैव टू रेज योर लेवल, हमें थोड़ा सा लेवल अप जाना पड़ेगा. सो मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको करवाता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है. मुश्किल नहीं है, दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन उसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा. उसी टाइप के, उसी लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे स्कूल में, ठीक है. सो एक और क्वेश्चन लिखिए. calculate the number of atoms of oxygen. Calculate the number of atoms of oxygen. Calculate the number of atoms of oxygen in 300 grams of calcium carbonate. 300 grams of limestone. Limestone means calcium carbonate. 300 grams of calcium carbonate. किसी को क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ? मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज. एक बार मैं रिपीट करता हूं दोबारा. श्रेया, आप भी डिस्कनेक्ट हो गए थे, एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन in 300 grams of calcium carbonate. In 300 grams of calcium carbonate. Number of atoms of oxygen in 300 grams of calcium carbonate. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन. और किसी को भी डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ये वाला, तो मुझे बताइए. Whosoever is unable to understand this question, let me know.
मनन हो गया आपका? ओके, आप में से जो कन्वीनियंटली चैट बॉक्स में आंसर लिख सकता है वो चैट बॉक्स में आंसर भेज दीजिए। और बताइए मुझे डाउट किस किस को है, वो लोग हैंड रेस करिए जिन्हें डाउट। तेजल आपका हो गया? सर डाउट है। ओके, चलिए अखिला आपने करा? Yes, sir. चलिए आंसर टैली करेंगे आप लोग। मैं जिनको डाउट है पहले उन्हें एक्सप्लेन कर दूं, और जिन्होंने करा भी है ना ये क्वेश्चन, वो लोग भी कॉन्सेप्ट समझिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले एक बेसिक चीज सिखाता हूं मैं आपको। देखिए CaCO3, सब लोग जिन्होंने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है वो लोग मुझे बताइए, ये जो मैंने CaCO3 बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है या एक मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है? व्हाट शुड वी कंसीडर दिस, वन मोल और वन मॉलिक्यूल? मोल। और आपको लगता है कि हम इसे कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, हम इसे वन मॉलिक्यूल भी मान सकते हैं या वन मोल भी मान सकते हैं? बताइए क्या लगता है, किस किस को लगता है कि ये वन मॉलिक्यूल है? राग्या आपको क्या लगता है, इज इट अ मॉलिक्यूल और इज इट अ मोल? Sir, I think it's a mole. देखिए द मेन थिंग इज दैट यू कैन कंसिडर इट आइदर वे, आप दोनों तरह से कंसिडर कर सकते हो। अगर आप इस पूरे कंपाउंड को एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, इफ यू कंसिडर दिस होल थिंग एज अ मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर दिखने वाली हर चीज को आप एटम कंसिडर करोगे, ठीक है? अगर ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हम इस पूरे कंपाउंड को एक मॉलिक्यूल मानते हैं ना, अगर हम बोलते हैं कि ये वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हम कहेंगे इस वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 3 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, 1 एटम कार्बन का है और 1 एटम कैल्शियम का। अगर इस पूरे को मॉलिक्यूल मान रहे हो तो इसके अंदर दिखने वाली हर चीज को आप एटम मानोगे। लेकिन इफ यू आर कंसिडरिंग इट एज अ मोल, अगर आप इस पूरे को एक मोल कंसिडर कर रहे हो, तो फिर इसके अंदर दिखने वाली हर चीज को भी एक मोल ही कंसिडर करा जाएगा। हम अगर इसे मोल कंसिडर कर रहे हैं ना कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 mole of calcium carbonate contain 1 mole of carbon and 1 mole of calcium carbonate contain 1 mole of calcium. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे कंपाउंड को एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एटम्स मानते हैं, और अगर आप पूरे कंपाउंड को एक मोल कंसिडर करते हैं तो अंदर के एलिमेंट्स को भी मोल ही कंसिडर करते हैं। मोल मोल से बना होता है लेकिन मॉलिक्यूल एटम से बना होता है, ठीक है? हम क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द मोल कॉन्सेप्ट, सो आपको किसी भी इस टाइप के फॉर्मूले को एक मोल कंसिडर करना। आप देखिए, कैन वी से कि 1 मोल ऑफ CaCO3 कंटेन 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? बताइए, पहली लाइन सबको समझ में आ गई? यस सर। अगर हम इस पूरे कंपाउंड को एक मोल कंसिडर करते हैं तो अंदर दिखने वाली हर चीज को भी मोल मानेंगे। अ मोल हैज टू बी रिलेटेड टू मोल, ठीक है? सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। फर्दर, इस 1 मोल का आपने मोलर मास निकाला होगा। कैल्शियम 40 ग्राम्स होता है, प्लस कार्बन 12 ग्राम होता है, प्लस 3 ऑक्सीजन 48 ग्राम होते हैं, तो कलेक्टिवली हो गया 100 ग्राम, ठीक है? सो 1 मोल का मास 100 ग्राम है, तो कैन वी से कि 100 ग्राम of CaCO3
contain 3 moles of oxygen? बताइए, ये भी क्लियर है ये लाइन? क्योंकि 1 मोल Yes, का ही sir. मास 100 ग्राम Yes, है. sir. ठीक है. Yes, अब अगली लाइन देखिए. We can also say कि 100 ग्राम of CaCO3 contain 3 moles. We know कि 1 mole of oxygen contain Avogadro number of atoms. So 3 mole will contain 3 into Avogadro number of atoms. So 3 mole of oxygen will contain 3 into 6.022 into 10 to the power 23 atoms of oxygen. ठीक है. ये 3 moles थे, लेकिन 1 mole में Avogadro number of atom होते हैं, तो 3 moles में 3 into Avogadro number of atoms. And now the last step is very simple. 100 ग्राम में इतने एटम हैं. आपसे पूछा गया था 300 ग्राम में कितने हो, तो it implies 300 gram CaCO3 contain 3 into 6.022 into 10 to the power 23 divided by 100 into 300 atoms of oxygen. Now you have to solve this. आपको ये solve करना था, और जब आप इसे solve करेंगे, देखिए ये 3 रह जाएगा, 3 3s are 9 and 9 6s are 54. So your answer should be 54.198 into 10 to the power 23 atoms of oxygen. बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? क्या सभी का आंसर ये आया था या किसी का आंसर कुछ और आया था? अखिला, what was your answer? So 54.198 into 10 raised to the power 23. Okay, so that was the correct answer. I hope सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा कि अगर आप इस पूरे सब्सटेंस को एज अ मोल कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके अंदर दिखने वाली हर इंडिविजुअल स्पीशीज को मोल ही कंसिडर करेंगे. 1 mole of calcium carbonate contain 1 mole of calcium, and 1 mole of calcium carbonate contain 3 moles of oxygen. This is the concept. और आगे आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे ना, उन सब में आप यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. पूरे कंपाउंड को 1 मोल मानोगे और उसके अंदर दिखने वाली हर चीज को भी 1 मोल ही मानोगे. क्लियर है? बताइए सब लोगों को. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So आज हम इतना ही करते हैं. हाँ बोलिए. अगर हम सर इसको मॉलिक्यूल मानते तो एटम होते हैं ये सब. हाँ, अगर हम इसे कंसिडर करते हैं ना कि दिस इज 1 molecule of calcium carbonate, तो 1 molecule of calcium carbonate contain 3 atoms of oxygen. फिर हम 3 atoms कंसिडर करते हैं उसको. ठीक है. सो सब लोग इसे नोट कर लीजिए. हाँ बोलिए. सर CaCO3 में हम सिर्फ ऑक्सीजन के मोल्स को क्यों कर रहे हैं कंसीडर? हम कैल्शियम और आपसे क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में अगर हम देखें ना, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के एटम्स पूछे गए हैं ना, दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ओवर ऑक्सीजन. यस सर. सो जिन लोगों ने नोट कर लिया है वो लोग लॉग आउट कर सकते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. हम नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे. आज तो हमारी बेसिक क्लास थी, मैंने आपको बेसिक्स बताए, और जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए. एंड मैं हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को सेंड करूंगा. इन केस आपका बीच में कोई डिस्कनेक्शन हो गया था, आपकी क्लास मिस हो जाती है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगा. ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. Good evening, sir. Thank you. जिन लोगों ने नोट कर लिया, डेफिनेटली दे कैन लीव. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम. थैंक यू सर. वेलकम. अक्षत, आपने नोट कर लिया? सर नोटेड. जस्ट हिमांशु, आपको समझ में आ गया सब कुछ? हिमांशु.